Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to study the chapter from our Vistas book, which is Journey to the End of the Earth. Introduction. The lesson revolves around the world's most preserved place, Antarctica. Not many people have been there, but out of the few that have, Tishani Doshi is one of them. A South Indian person who went on an expedition with a group of teenagers affiliated with Students on Ice program takes young minds to different ends of the world. Thus, it gives an insight into how Antarctica is the place you should visit to have a glimpse of the past, present, and future in its realist form. ये लेसन जो है ये रिवॉल्व करता है उन सब चीज़ों के अराउंड जो जो भी जगहें हैं ना दुनिया में उनको सेव करके रखा गया है प्रिजर्व करके जैसे मतलब समथिंग लाइक दैट फॉरेस्ट विच आर प्रिजर्व जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह इन सबको ना प्रिजर्व करके रखा गया है क्योंकि ना इनकी संख्या काफ़ी कम भी होती जा रही है और अंटार्कटिका जो है वो एक इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है उसको प्रिजर्व करके इसलिए रखा है जिससे कि जो आने वाले हमारा फ्यूचर जनरेशन है वो देख पाए कि इतना ज़्यादा खूबसूरत जगह भी कोई एग्जिस्ट करती थी इवन काफ़ी पर्पजेस हैं इसको प्रिजर्व करके रखने के सो हम आगे जानेंगे थीम ऑफ द लेसन एन इन्फॉर्मेटिव अकाउंट ऑफ द ऑथर्स ट्रिप टू द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट विंडीएस्ट एंड ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट कैन बी फाउंड इन द विस्टास बुक फॉर क्लास 12 एंटाइटल्ड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ये जो मतलब ये जो चैप्टर है ये मतलब बताया गया है इसमें जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ठंडी जहाँ पे ज़्यादा सबसे हवा चलती है सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है बर्फ़ ही बर्फ़ है पूरे में तो उसके बारे में ये पूरे इस चैप्टर में बताया गया है According to Tishani Doshi, visiting Antarctica is necessary if one wants to comprehend the past, present, and future of the planet. We can learn a lot about this area by studying it because Antarctica is where the world's geological history is preserved. She traveled with a group of students who were exploring the continent. Her encounter with the ice mysteries of this ice region was exhilarating. तो जो टिशानी रोशी थी वो कहती हैं कि अगर किसी को भी अपने ना पास्ट के बारे में जानना है हमारी दुनिया के कि क्या हुआ था पहले मतलब जो चेंजेस हुए हैं क्लाइमेटिक कंडीशन से और जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से जो मतलब भूकंप वगैरह आते थे उन सबसे भी कितना चेंज हुआ है वो सब जानने के लिए अगर किसी को कहीं जाना है ना तो सबसे बेस्ट प्लेस है अंटार्कटिका इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए तो इसीलिए वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ गई थी वहाँ पर उन सब स्टूडेंट्स को एक्नॉलेज करवाने के लिए कि हमारी जो हिस्ट्री है वो क्या है जियोलॉजिकल हिस्ट्री Journey to the End of the Earth Summary. For South Indian men traveling to Antarctica from Madras, it takes 9 time zones, 6 checkpoints, 3 water bodies, and just as many ecospheres to reach there. तो एक नॉर्मल इंसान के लिए साउथ इंडियन मतलब जो साउथ इंडिया जहाँ है वहाँ से पहुँचने में 9 टाइम जोन्स मतलब 9 दिन का समय लगता है दिन रात और 6 चेक पॉइंट्स 3 समुद्र को क्रॉस करना पड़ता है तो तब जाके अंटार्कटिका पहुँच पाता है कोई साउथ इंडिया से अगर वहाँ पे जाए तो जो तिशानी दोषी थी वो भी साउदर्न एरिया से थी तो तिशानी दोषी ट्रेवल टू दी साउदर्न एंड ऑफ द अर्थ along with an expedition group named Students on Ice that provides an opportunity to the young minds to sensitize towards the realistic version of climatic changes happening in the world. जो तिशानी दोषी थी वो अपने साथ साथ एक ग्रुप लेके जाती हैं बच्चों का जिस प्रोग्राम का वो नाम रखती हैं उस टूर का स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्योंकि ना वो चाहती थी कि जो यंग माइंड्स है ना जो नए नए दिमाग है जो नई जनरेशन है उनको ये बताना चाहती थी कि हमारे वर्ल्ड की रियलिस्टिक सिचुएशन चल क्या रही है क्लाइमेट चेंज से कितना कुछ ज़्यादा इफेक्ट हुआ है हमारे जो नेचुरल चीज़ें हैं उन सब पे अकॉर्डिंग टू द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वी आर द यंग वर्जन ऑफ द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हु कैन टर्न द सिचुएशन अराउंड तो जो फाउंडर थे ना इस ऑर्गेनाइजेशन के उनका मानना ये था कि जो यंग माइंड्स होते हैं ना वो पॉलिसी मेकर होते हैं फ्यूचर की तो मतलब जो भी जैसे बच्चे जो होते हैं वो ग्रो अप हो गए जैसे अगर कुछ गवर्नमेंट में जा रहे हैं कुछ अलग सर्विसेज में जा रहे हैं तो वो सब ना इन सब चीज़ों की देखभाल ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे अगर वो इन सब चीज़ों के बारे में उनको जानकारी होगी वो हो सकता है लाइक आगे जाके ये सब चीज़ें रोक भी पाएँ तो इसीलिए ना वो एक्नॉलेज करना चाहते थे सारे बच्चों को जो लेके गए थे अंटार्कटिका पे इन सब चीज़ों के बारे में अंटार्कटिका इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट्स इन दी वर्ल्ड अंटार्कटिका मतलब सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट मतलब सूखा आइस ही आइस है तो ऐसा कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में As far as the eyes can see, it is completely white and its uninterrupted blue horizon gives immense relief. तो मतलब जो हमारी आंखें देख पाती हैं ना उसको वो इतना खूबसूरत है कि मतलब पूरी तरफ वाइट ही वाइट ऐसा लगता है मतलब जैसे कि बादलों में आ गए हों बट आइस ही आइस होती है वहाँ पर और कुछ नहीं होता और मतलब अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन मतलब वहाँ पे ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे जो सी होती है ना वो उससे स्काई मीट कर रहा होता है ऐसा लगता है मतलब
कि आसमान और समुद्र दोनों एक ही हो गए हों। तो उसका व्यू इतना प्यारा है अंटार्कटिका का। It's shocking to believe that India and Antarctica were part of the same supercontinent Gondwana that got segregated into countries, giving rise to the globe we know today. तो मतलब ये शॉकिंग है कि अंटार्कटिका भी एक टाइम पे सुपर कॉन्टिनेंट होता था गोंडवाना का, और ये पार्ट था इंडिया का। बट जब टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट या क्लाइमेटिक चेंज वगैरह जब हुए थे तो ना ये अलग हो गया था। So Antarctica had a warmer climate until then. Despite human civilization around the globe, it still remains in its pure form. जो अंटार्कटिका है उसमें ना जब वार्मर क्लाइमेट होता है ना तो वहाँ ग्लेशियर्स ना पिघलने लग जाते हैं, उसकी ब्यूटी को भी स्पॉइल करते हैं। एंड वी ऑल नो कि ग्लेशियर्स वगैरह क्यों पिघलते हैं, लाइक ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू। जो मतलब पॉल्यूशन वगैरह ये सब हम करते हैं ना नॉर्मल डेज में, तो उन सब से जो हमारा नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है। और अंटार्कटिका इतनी ज़्यादा प्रिजर्व प्लेस है जस्ट बिकॉज वो हमारा इतना ज़्यादा हिस्ट्री होल्ड करती है। तो ना ये काफ़ी मतलब ऑब्वियस ही बात है, काफ़ी बुरी बात थी ये। Despite human civilization around the globe, it still remains in its pure form. But a South Indian sun worshipping guy, it was unimaginable for the author to visit the place that constitutes world's 90% of ice, a place so quiet that is only इंटरप्टेड बाय स्नो एलेवेंचेस। तो जो साउथ इंडियन गाय है जो मतलब पूरे टाइम, एक तो साउथ इंडिया के जो एरिया होता है वहाँ पे ना धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो जब वो वहाँ गए थे ना, वो साउथ इंडिया के थे, तो उनको मतलब ऐसा लगता है कि उन्होंने मतलब कितनी ज़्यादा प्यारी जगह आ गए हैं, मतलब जन्नत टाइप की उनको सब फील होता है, इतनी हेवनली प्लेस उन्हें वो लग रही थी। और मतलब 90% जितनी भी बर्फ़ थी ना वो इकलौता एक ही जगह पे कॉन्स्टिट्यूट थी सारी। तो और इवन वहाँ पे ना कोई भी इंटरप्शन नहीं था, ना कोई शोर ना शराबा, ये सब कुछ नहीं। सिर्फ वहाँ पर स्नो एलेवेंचेस थे। एलेवेंचेस होता है वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो दैट स्लाइड्स क्विकली डाउन दी स्लाइड ऑफ माउंटेन। मतलब एलेवेंचेस वो स्नो के वो होते हैं ढेले, मतलब बर्फ़ के जो माउंटेन से स्लिप होते हैं, सिर्फ उनकी आवाज़ थी वहाँ पे। और इवन और वहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ। एंड Antarctica helps us foresee the future. The place gives an awakening to threatening alarm that global warming is actually real. और अंटार्कटिका में जाकर हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो कितना ज़्यादा हार्म कर रही है हमारे नेचुरल जो भी चीज़ें हैं उन सबको, क्योंकि अंटार्कटिका में उसका इफेक्ट साफ साफ दिखता है। तो मतलब वो जो यंग माइंड्स थे वो इस चीज़ को लेकर लाइक अवेयर हो पाएँ और आगे चल के और लोगों को भी अवेयर करें इस चीज़ को लेकर। Who knows if Antarctica will be warm again, and even if it does, will we be alive to see it? और कौन जाने कि अंटार्कटिका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दोबारा से एकदम वार्म हो जाए और हम उसे फिर देख पाए या नहीं, और इवन हम ये सब देखने के लिए बचेंगे भी या नहीं। लाइक ये सब चीज़ें ना, ये सब क्वेश्चंस सारे डेवलप होते हैं माइंड में, क्योंकि ना वो एक मतलब एक जगह है, एक ऐसा घर है जहाँ पर हमें सारे पास्ट के इंसिडेंट्स को लेके हम एक्नॉलेज हो पाते हैं, खुद को पता है कि लाइक कितना कुछ चेंज हुआ है पहले के समय से अब, लाइक कितने चेंजेस हुए हैं, इवन कितना डेवलपमेंट हुआ है। ये सब मतलब डेवलपमेंट वो भी सिर्फ हम लोगों ने अपना उस बेस पर किया है कि हमने टेक्नोलॉजी के बेस पर डेवलपमेंट किया है, बट जो नेचर थी हम उसको ऑलरेडी इतना स्पॉइल कर चुके हैं। बट क्योंकि वो हमारे लिए डेवलपमेंट कंसिडर करना ही नहीं चाहिए हमें उसको, क्योंकि हम नेचर को हार्म कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है टेक्नोलॉजी इतना कुछ नहीं देगी जितना नेचर देगा। और हम टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे जब नेचर ही नहीं रहेगा, जब हम और हम ना टेक्नोलॉजी से नहीं, हम नेचर से हैं ऑब्वियस, तो हमको ना नेचर का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। So that's all for the chapter. Thank you for watching the video. If you like the explanation, then you can like, subscribe or share.